हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई लिखाई। पिछले क्लास पढ़े थे अपन ने, क्या था उसमें। अपन ने जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत दो प्रकार के रोग आते हैं। एक मेंडेलियन रोग है, दूसरा गुणसूत्रीय विकार है ना। चलो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब अनुवांशिक रोग। ठीक है। जो अनुवांशिक रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, याद करो, पिछली क्लास में पढ़े हैं अपन ने। मेंडेलियन और मेंडेलियन रोग हो जाएगा, है ना। और गुणसूत्रीय विकार विकार ठीक। जो मेंडेलियन रोग होते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो रोग क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होते हैं, उनको मेंडेलियन रोग कह देते हैं या मेंडेलियन विकार। मेंडेलियन विकार लिंग गुणसूत्र के कारण हो सकते हैं, है ना। मतलब ये कह लो कि ये लिंग सहलग्न रोग होते हैं। कैसे होते हैं ये लिंग सहलग्न रोग होते हैं। तो लिंग सहलग्न में एक ही है, वो एक्स सहलग्न है, बाय सहलग्न तो है नहीं अपनी एनसीईआरटी में। तो एक्स सहलग्न रोग अपन ने पढ़े हैं। एक्स सहलग्न में अपन ने क्या पढ़े थे, वर्णांधता और हीमोफीलिया। कंप्लीट हो गया था ये पढ़ के। वर्णांधता और क्या पढ़े थे, हीमोफीलिया। क्लियर हो गया, ये कंप्लीट हो गया था अपना। अगला होता है, और ये दोनों कैसे रोग हैं, एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है, अप्रभावी रिसेसिव है। ठीक। अगले अपने क्या थे, ऑटोसोमल विकार या रोग, ऑटोसोमल रोग। ऑटोसोमल में अप्रभावी रोग और प्रभावी रोग हो जाते हैं। अप्रभावी और प्रभावी पिछले ही रिवाइज करा रहे हैं। अप्रभावी कौन कौन से थे, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, और क्या, फिनाइल कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया। ठीक। प्रभावी रोग कौन कौन से हैं, एक ही था, है ना, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक। और गुणसूत्रीय विकार की बात अपन अलग से करेंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वो होते हैं गुणसूत्रीय विकार। ठीक। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होते हैं, जबकि यहाँ पर वंशगति नहीं होगी, है ना। देखो, वर्णांधता और हीमोफीलिया को अपन ने डिटेल से पढ़ चुके थे, इनके क्वेश्चन भी किए थे अपन ने। ठीक। आज अपन सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया को पढ़ेंगे, और यदि थोड़ा सा टाइम रहा तो अपन मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अपन को आज ऑटोसोमल रोग जो है वो कंप्लीट करना है। हमने ये देख लिए थे कि ऑटोसोमल रोग होते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे वंशगत होते हैं, मतलब कि ये अप्रभावी रोग है तो कैसे वंशगत होगा, पिछली वीडियो देख लीजिएगा आप। आज अपन इनको डिटेल में अध्ययन पढ़ेंगे कि भाई सिकल सेल एनीमिया होते कैसा है, कैसे होता है ये। ओके, तो चलो सिकल सेल एनीमिया से स्टार्ट करते हैं। समझ गए इसको। जब पढ़ाई करते हैं ना, क्लास लगाते हैं, तो साथ में एनसीईआरटी लेके बैठा करो। क्या पढ़ना है अपन को, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया या दात्र कोशिका रक्तता कह देते हैं, अरक्तता। पीएनएसटी में ये क्वेश्चन आया था कि जिसमें रक्त की कमी हो जाती है ना, उसको क्या कहते हैं, उस रोग को, तो एनीमिया या अरक्तता कहते हैं। इतना इजी क्वेश्चन 2025 में। अब देखिए,
सिकल सेल एनीमिया होता कैसे है, उसके लिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा यहाँ पर, है ना। देखिएगा, अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, आपको पता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने ग्लोबिन प्रोटीन पाए जाते हैं बेटा हीमोग्लोबिन में? 4 ग्लोबिन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन जो आयरन होता है वो अल्फा ग्लोबिन से जुड़ा होता है, इस तरीके से इधर जुड़ा होगा अल्फा ग्लोबिन से, ठीक। और ये भी अल्फा ग्लोबिन है, 2 अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं और 2 बीटा ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, है ना। तो ये अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन हो गए और ये बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है बेटा, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। यहां से बीटा ग्लोबिन जुड़े होंगे ऐसे, क्लियर है। अब देखो, हमने बोले कि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन का निर्माण अपनी बॉडी में कैसे होगा, मतलब कि ये जब हीमोग्लोबिन बना ना, तो ये प्रोटीन कैसे बना? हमेशा ये होगा कि अपनी बॉडी में देखो, प्रत्येक सेल के अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, ठीक। तो जीन में प्रक्रिया होती है किसकी? अनुलेखन की, जिससे आरएनए का निर्माण होता है। फिर आरएनए में प्रक्रिया होती है कौन सी? ट्रांसलेशन, है ना, जिससे किस या स्थानांतरण कह दो, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो मतलब अपन कह सकते हैं अपने जीन से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। समझो, ये है अपना गुणसूत्र, एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। गुणसूत्र के अंदर ये है क्या है? अपना डीएनए, ठीक। और इसी डीएनए को इधर बाहर निकाल लिए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, ये हो गया डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होते हैं अपने? ये जीन। क्या है ये? जीन, ठीक। तो जीन को हम यहां बना दे रहे हैं, ये क्या है? जीन, ठीक है। अब इस जीन से ही आरएनए का निर्माण होगा। जीन से ही किसका निर्माण होता है? आरएनए का। तो ये था जीन और ये बन गया जीन से क्या? आरएनए, है ना। आणविक आधार में अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। और फिर आरएनए से निर्माण होता है प्रोटीन का। ये निर्माण हो गया किसका? प्रोटीन का, ठीक। तो देखो, ये आरएनए को हम बाहर भी निकाल सकते हैं कि भाई ये जीन था, ये जीन था, समझो एक ही जीन से बनता है ना। जीन से क्या बन गया यहाँ पर? आरएनए बन गया। और कौन सा आरएनए बन गया? एमआरएनए बन गया, ठीक। और ये जो प्रोटीन है वो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ना इसे सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? सीक्वेंस होते हैं। सीक्वेंस जैसे यहाँ है GAG, ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस ट्रिपलेट है, इसको जेनेटिक कोड कह देते हैं। ट्रिपलेट है ये, क्या कह दोगे इसको? जेनेटिक कोड कह दोगे, है ना। GAG किससे बना होगा? यहाँ रहा होगा CTC से GAG बन गया। और ये बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है। बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 5 और ये हो गया क्या? 6, 6 नंबर का अमीनो एसिड हो गया। ये सारे अमीनो एसिड ही है, ये भी अमीनो एसिड है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा अमीनो एसिड, ठीक। तो GAG होता है ना, वो ग्लूटामिन को कोड करता है। किसको? कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा? वो ग्लूटामिन को, ठीक।
किसको कोट करता है? ये यहाँ पर जो अमीनो एसिड है वो है ग्लूटामिक अमीनो एसिड, है ना। अब यदि ये ग्लूटामिक अमीनो एसिड होगा तो अपनी जो आरबीसी होती है वो होती है ऐसे द्विअवतल बाइकोनकेव। कैसी होती है आरबीसी? ये केंद्रक नहीं बना रहे, केंद्रक रहित होती है आरबीसी। ऐसे समझो कि हमने एक आटा की गोली बनाए और उसको ऐसे रखे, लड्डू बना लिया आटा का और उसको ऐसे रखे और बीच से ऐसे पिचका दिए, बाइकोनकेव हो जाएगा वो। समझ गए? दोनों तरफ से बीच से पिचकी हुई होती है आरबीसी। तो ऐसी होगी आरबीसी, गोल, है ना, बाइकोनकेव, द्विअवतलीय होगी। ठीक है, बाइकोनकेव होगी। अब ये देखिए नॉर्मली अपनी बॉडी में ऐसे ही हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना हम बदल रहे, चेंज कर रहे हैं कुछ चीजें। क्या हुआ कि ये जो टी है ना उसका प्रतिस्थापन हो गया, किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा यू, क्योंकि एमआरएनए में थायमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। तो देखो पहले जो था वो हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। पहले क्या था? सी टी सी था और जी ए जी था, तो इनकी जगह में यहाँ पर ये आ गया और जी ए जी काय में चेंज हो गया, जी यू जी। ठीक, तो ग्लूटामिन नहीं आएगा यहाँ, इसकी जगह कौन आ जाएगा? वैलिन आ जाएगा। कौन आ जाएगा बेटा? वैलिन आ जाएगा। ठीक है, कौन आ गया यहाँ पर? वैलिन आ गया। और ये जो वैलिन है वो इस आरबीसी के जो संरचना है ना उसको बदल देगा और आरबीसी की संरचना हो जाएगी अब ऐसी, हाशियाकार संरचना हो जाएगी। ठीक, चाकू जैसी संरचना हो जाएगी। तो इसको कह देते हैं, क्या हो गया? सिकल सेल एनीमिया। समझ गए? क्या होता है? जी ए जी के स्थान पर जी यू जी आ जाता है, जिसके देखो जी ए जी ग्लूटामिक को कोड कर रहा था, ग्लूटामिक अमीनो एसिड, है ना, और जी यू जी जो है वो वैलिन को कोड करता है। तो भाई जिसके कारण जो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन होती है उसके छठे नंबर के कार्बन में ग्लूटामिक की जगह कौन आ जाता है? वैलिन आ जाता है। क्लियर हो गया? ग्लूटामिक की जगह कौन आ जाता है? वैलिन। देखो यहां से समझाते हैं। ये पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा, पांचवा, फिर से बना देते हैं, और ये छठवां अमीनो एसिड, 6 नंबर का अमीनो एसिड। ठीक, तो छठवें नंबर के अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पर यदि होता है जी ए जी, तो ये किसको कोड कर रहा था? ग्लूटामिक को। और इस ग्लूटामिक के कारण जो अपनी आरबीसी थी वो गोल थी। ठीक, अब ये जो जी ए जी है वो चेंज हो गया काय में? जी यू जी में। ठीक, तो ये ग्लूटामिक को कोड नहीं करेगा, किसको कोड करेगा? वैलिन को कोड करेगा। और वैलिन के कारण अपनी आरबीसी का आकार कैसा होता है? हाशियाकार, ऐसे। और हाशियाकार आरबीसी जो है वो मतलब कि अब हीमोग्लोबिन ही चेंज हो गया, ऑक्सीजन का परिवहन ठीक से नहीं कर पाती, है ना, इसके कारण ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी है समझ लो बॉडी में। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? जिसमें कि जो जी ए जी है उसके स्थान पर जी यू जी आ जाता है और जी ए जी 6 नंबर के अमीनो एसिड बीटा, मतलब कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है उसके छठे नंबर के अमीनो एसिड में, है ना, ग्लूटामिन की जगह में क्या आ जाता है? वैलिन आ जाता है।
जिसके कारण जो अपनी आरबीसी होती है वो हंसियाकार हो जाती है, इसको अपन सिकल सेल एनीमिया कह देते हैं। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर जीन की क्वालिटी में परिवर्तन हुआ है। काय में परिवर्तन हुआ है बेटा? क्वालिटी में परिवर्तन हुआ है, तो इसको क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वालिटी खराब हो गई जीन की, क्वालिटी में परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, तो ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, गुणात्मक है ना, या क्या कह दोगे? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, समझ गए? ठीक है, अब देखना सिकल सेल एनीमिया में वंशागति कैसे होगी। यहां पर डिब्बे में समझा दें। यदि हीमोग्लोबिन को Hb से प्रदर्शित करते हैं, हीमोग्लोबिन में A है और हीमोग्लोबिन A ऐसा, तो A का मतलब है कि नॉर्मल है, ऑटोसोम्स जो है वो नॉर्मल है ना, तो व्यक्ति कैसा होता है? सामान्य होता है। ठीक, अब देखो Hb A है, Hb S का मतलब सिकल सेल एनीमिया वाला जीन हो गया। जीन कैसे हो गया कि भाई उसमें परिवर्तन हो गया, क्वालिटी बदल गई, तो सिकल सेल एनीमिया वाला। लेकिन ये अप्रभावी रोग है, पता है तुमको? अप्रभावी के अंदर तो पढ़ते हैं पंडात्य कोशिका रक्तता, तो ये व्यक्ति तो सामान्य होगा, है ना, ये व्यक्ति कैसा होगा? सामान्य होगा, लेकिन ना इस रोग का वाहक होगा, क्योंकि एक जीन में है ना सिकल सेल एनीमिया, इसलिए। अब देखिए ऑटोसोमल अप्रभावी रोग क्या होते हैं? जिसमें कि दोनों जीन में क्या हो जाए? सिकल सेल एनीमिया वाला जीन आ जाए, दोनों एलील्स में सिकल सेल एनीमिया वाले एलील्स आ जाए, तब ये कैसा होगा? रोगी होगा, मतलब सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होगा, ये आएगा। समझ गए बेटा? क्लियर हो गया सिकल सेल एनीमिया? देखिए दात्र कोशिका रक्तता अलिंगी क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है, जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। यदि दोनों ही वाहक होंगे ऐसे तो उनकी संतति में हो सकता है ना। इस रोग का नियंत्रण एलील का एकल जोड़ा HbA और HbS करता है। रोग का लक्षण फिनोटाइप 3 संभव जीनोटाइप में से केवल HbS वाले समयुग्मजी व्यक्ति ही दर्शित करते हैं। तो ये जब समयुग्मजी वाले व्यक्ति होंगे तो ही दर्शित होगा रोग, है ना। विषम युग्मजी व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं। यदि ये विषम युग्मजी है, ये देखो ये विषम युग्मजी है HbA HbS, तो ये व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं, परंतु रोग के वाहक जरूर होते हैं। उत्परिवर्तित जीन की संतति में पहुंचने की 50% संभावना दांत्र कोशिका के लक्षण आने की होती है। इस विकार का कारण जानिए क्या है। हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में, छठी नंबर की स्थिति है ये देखो, छठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटामिक का वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। मतलब यहाँ ग्लूटामिन आना चाहिए लेकिन वैलिन आ गया, है ना। तो ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन के छठे कोडॉन में GAG को GUG द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु में बहुलकीकरण हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी का आकार द्विअवतल बिंब से बदलकर दत्राकार मतलब कि हंसिए के आकार जैसा हो जाता है। NCERT
खोल के बैठा करो बुक रीड करते हैं तो। समझ गए? ये हो गया अपना दात्र कोशिका रक्तता। अगला अपन क्या पढ़ लेते हैं बेटा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, ओके। क्लिक कर लो इसको। अगला डिसीज कौन सी है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। फेनिल कीटोन्यूरिया है ना, फेनिल कीटोन्यूरिया। ठीक, फेनिल कीटोन्यूरिया। सुनिए, अब होता क्या है कि अपनी बॉडी में एक अमीनो अम्ल है, कौन सा है? फिनाइल एलेनिन। ठीक, इसको एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज कर देता है। काय में बदल रहा है बेटा? टायरोसिन में बदल रहा है। ठीक, और ये टायरोसिन ना कई सारी चीजों के लिए जरूरी है, जैसे कि इसके कारण थायराइड हार्मोन का निर्माण होगा, इसके कारण डोपामिन्स रिलीज होंगे, डोपामिन्स के लिए ये सहायक है ना। क्या बोले हमने? थायराइड हार्मोन, डोपामिन्स, एड्रीनेलिन, मेलेनिन, ये सारी चीजों में ये हेल्प करता है इनके स्रावण के लिए बनने में, इनके टायरोसिन। ठीक, लेकिन सुनो, फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, ये एक रोग है, तो ये सही चीजें तो होने नहीं देगा बॉडी में, रोग गड़बड़ कर देते हैं अपन को, है ना। तो ये फिनाइल एलेनिन हो जाने पर ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यदि इस एंजाइम की कमी हो गई तो जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में चेंज होगा क्या? नहीं होने वाला है चेंज। और टायरोसिन में ये चेंज नहीं होगा, ठीक, तो ये अपनी बॉडी में एकत्रित होने लगेगा। क्या होने लगेगा? ये बॉडी में एकत्रित होने लगेगा। ये क्या है? एक अमीनो एसिड है, इसका बॉडी में एकत्रीकरण होने लगेगा, बॉडी में जमा होने लगा, ये एकत्रित होने लगा। और जब ये बॉडी में जमा होता है तो ये चेंज हो जाता है काय में? फिनाइल पायरुविक अम्ल में। काय में? फिनाइल। देखो, जब ये इधर नहीं हो रहा है, ये मतलब इसकी कमी हो गई तो ये इसमें चेंज नहीं होगा, तब फिनाइल पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है ये। ठीक, और इसके कारण ये अपनी बॉडी में जमा हो रहा है तो मानसिक दुर्बलता आएगी। क्या होता है भाई? मानसिक दुर्बलता आती है। और क्या होता है बेटा? मानसिक दुर्बलता आएगी और डिपिगमेंटेशन होता है इससे, पिगमेंटेशन। अच्छा, डिपिगमेंटेशन कैसे? भाई मेलेनिन बना रहा था ये, मेलेनिन पिगमेंट होता है, स्किन का कलर डार्क होता है मेलेनिन से। अब मेलेनिन नहीं रहेगा, टायरोसिन नहीं है तो मेलेनिन नहीं होगा, तो इसलिए डिपिगमेंटेशन आएगी। ठीक है, अगला देखो, ये जो होता है फिनाइल एलेनिन, ये जमा हो रहा है बॉडी में। अब ना वृक्क द्वारा भी इसका अवशोषण कम होता है ना, वृक्क द्वारा इसका अवशोषण कैसा हो जाएगा? कम।
फिनाइल एलिनीन का वृक्क मतलब अपनी किडनी द्वारा अवशोषण कैसा होगा? कम। और वृक्क द्वारा अवशोषण कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या होता है इसके कारण? ये मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है, मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझा दें। फिनाइल कीटोनूरिया नॉर्मली हमारी बॉडी में हो ऐसा रहा कि हम कोई रोग से ग्रसित नहीं है, फिनाइल कीटोन्यूरिया से ग्रसित नहीं है, तो मस्त तरीके से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है कि जो फिनाइल एलिनीन है उसको फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टायरोसिन में चेंज हो रहा है, कर रहा है ना। अब जैसे ये तो नॉर्मल व्यक्ति में हो गया, अब जैसे कोई व्यक्ति इससे रोग से ग्रसित है, तो ग्रसित है तब क्या होगा कि ये जो एंजाइम है वो कम रिलीज होगा, कमी हो गई, एंजाइम की कमी हो गई तो ये इसमें चेंज नहीं हो पाएगा। चेंज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि फिनाइल एलिनीन बॉडी में एकत्रित होने लगेगा, एकत्रित होगा, स्वाभाविक सी बात है, तो फिनाइल पायरुविक अम्ल में वो चेंज हो जाता है ना। और इसके एकत्रीकरण के कारण मानसिक दुर्बलता आएगी, टायरोसिन में नहीं बदल रहा है तो मेलानिन नहीं बनेगा, डिपिगमेंटेशन हो जाएगा, एक साथ कई सारे रोग हो जाएंगे। ठीक, वृक्क द्वारा इसका अवशोषण कम होता है वैसे ही फिनाइल एलिनीन का, तो मूत्र द्वारा उत्सर्जित होगा। क्या बोले थे हमने अभी एक शब्द, कई सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। एक जीन बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित करता है, क्या कहते हैं इसको? प्लियोट्रोपी। क्या कह देते हैं? एक मिनट रुकना, 1 सेकेंड। बहु प्रभाविता, एक जीन द्वारा बहुत सारे लक्षण प्रभावित हो रहे हैं ना, प्लियोट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बहु प्रभाविता कहते हैं। तो ये बहु प्रभाविता के एग्जाम्पल में पढ़े थे अपन ने प्लियोट्रोपी के। ठीक, चलो अब बुक रीड कर लेते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया यह जन्मजात उपापचय त्रुटि, उपापचय मतलब इससे उपापचय क्रियाएं भी में भी त्रुटि हो जाती है ना। त्रुटि भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशगत होती है। रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलिनीन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप फिनाइल एलिनीन एकत्रित हो जाता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदल जाता है। इसके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आती है, वृक्क कम अवशोषित हो सकने के कारण मूत्र के साथ ही उत्सर्जित हो जाते हैं। इतने ही था बेटा, ठीक है। अगला क्या पढ़ते हैं अपन? थैलेसीमिया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला रोग कौन सा है अपना? थैलेसीमिया। ठीक, देखो जो थैलेसीमिया है वो ये भी, इसमें भी ब्लड की कमी हो जाती है, अरक्तता है ये भी, और सिकल सेल एनीमिया भी अरक्तता था। क्लियर हो गया? लेकिन सिकल सेल एनीमिया में हमने क्वालिटेटिव बताए थे, क्योंकि उसमें देखो जो बीटा ग्लोबिन चेन थी उसकी क्वालिटी चेंज हो जा रही थी, ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ गया, क्वालिटी चेंज हो गई। लेकिन यहाँ थैलेसीमिया में ना क्वांटिटी में परिवर्तन होता है। क्वांटिटी मतलब कि कम मात्रा में बनेगी, बीटा ग्लोबिन बनेगी, अल्फा ग्लोबिन बनेगी, लेकिन उनकी मात्रा कम हो जाएगी, तो ये मात्रात्मक विकार है। और सिकल सेल एनीमिया क्या था? गुणात्मक विकार था। ठीक है, तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, मात्रात्मक विकार कहलाएगा।
ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है कि अल्फा ग्लोबिन या बीटा ग्लोबिन की मात्रा, जो अल्फा ग्लोबिन या बीटा ग्लोबिन चैन होती है ना, उनकी मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में अपन ने बोले थे कि 2 अल्फा और 2 बीटा होती हैं, तो उनकी मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया या अल्फा ग्लोबिन थैलेसीमिया कह दो, और बीटा ग्लोबिन थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। ठीक है बच्चा, अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि 16वें नंबर का अपना गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम, उसमें 2 जीन पाए जाते हैं, ये 16वें नंबर का गुणसूत्र है। एक जीन, ये दूसरा जीन, HbA1 हो जाएगा और HbA2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2, तो 2 जीन के 4 एलील हो जाएंगे। ठीक है, तो 16वें नंबर के गुणसूत्र में 2 जीन है, HbA और HbA1 और HbA2। तो ना इनमें से कोई एक जीन में भी उत्परिवर्तन हो गया है या विलोपन हो गया है ना। तो देखो, थैलेसीमिया किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण होता है। क्लियर हो गया? इनमें से मतलब 4 एलील्स में से किसी एक में भी उत्परिवर्तन या विलोपन हो जाए तो अल्फा ग्लोबिन बनाने वाली जो प्रोटीन है, मतलब कि कह दो जीन है, उनमें से कोई एक कम हो गया तो इसकी मात्रा में कमी आ जाएगी। बीटा अल्फा ग्लोबिन बनाने वाले जीन कम हो गया तो अल्फा ग्लोबिन, ऐसे ही तो बोल रहे हैं, अल्फा ग्लोबिन बनाने वाला जो जीन है उसका कोई एक एलील में उत्परिवर्तन हो गया या विलोपन हो गया। ठीक है, तो क्या अल्फा ग्लोबिन कम हो जाएगा उससे? बिल्कुल हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 एलील है, कोई एक भी कम हो गया उत्परिवर्तन विलोपन के कारण तो इसमें कमी आ जाएगी ना, तो यहाँ पर मात्रा में कमी आ जाती है। क्लियर है? तो इनमें से कोई एक भी बदल गया, कोई एक एलील भी बदल गया उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण, तो क्या हो जाएगा? अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। इससे कौन प्रभावित होता है? इसमें अल्फा ग्लोबिन जीन होते हैं ना, अल्फा ग्लोबिन जीन। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि 11वें नंबर का क्रोमोसोम है, 11th नंबर का क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम नंबर याद रखना है, एनसीईआरटी में दिए हैं, है ना। तो इसमें एक ही जीन होती है, अब वो उस जीन का नाम तुमको याद नहीं करना है, दिया नहीं है। ठीक है, एक ही जीन होती है और इस जीन में से मतलब कोई एक एलील भी में भी परिवर्तन हो गया उत्परिवर्तन के कारण या विलोपन के कारण, तो जो बीटा ग्लोबिन जीन है उसको प्रभावित करेगा वो, है कि नहीं। तो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला कम मात्रा में बनेगी। क्लियर हो गया? तब बीटा थैलेसीमिया रोग हो जाएगा। बीटा ग्लोबिन जीन। ठीक है, फिर से समझा लेते हैं एक बार। थैलेसीमिया जो है वो 2 है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। ठीक, अल्फा थैलेसीमिया में क्या है कि 16वें नंबर का जो अपना गुणसूत्र होता है ना, होमोलोगस गुणसूत्र होते हैं अपने। 16वें नंबर का जो गुणसूत्र है उसमें HbA1 और HbA2 ये 2 प्रकार के जीन होते हैं। ये 2 जीन है तो 4 एलील होंगे इनके। अब कोई एक एलील में भी उत्परिवर्तन हो जाए या विलोपन हो जाए तो जिसके कारण क्या होगा कि जो अल्फा ग्लोबिन चैन बना रहे थे ये जीन, तो ये चैन
कम मात्रा में बनेगी। देखो एक नहीं, पहले चारों बना रहे थे तो सही मात्रा थी अल्फा ग्लोबिन चैन की। अब एक ने बनाना बंद कर दिया, बाकी के 3 बना रहे हैं, तो मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन बनेंगी तो सही है। क्लियर हुआ कि? तो ये मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है। अब बीटा थैलेसीमिया कैसे होता है कि 11वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है ना, उसमें बीटा ग्लोबिन जीन पाया जाता है। तो ये बीटा ग्लोबिन जीन बीटा ग्लोबिन चैन को बनाएगा, ठीक, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन को बनाएगा। अब इन दोनों में से, मतलब कि 2 एलील है एक जीन के, तो इनमें किसी में भी परिवर्तन हो जाए तो उसके कारण क्या हो जाएगा? बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। क्लियर है? किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन अभी भी है तो जल्दी से कमेंट में पूछ लो, हम रिप्लाई कर देंगे। हमारी जो बुक है ना वो बहुत पुरानी है, चलो फिर भी रीड कर देते हैं। क्या है? यह भी एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार है जो कि जनकों से संतति को वंशगत प्राप्त होता है, जबकि जनक युगल के दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक हैं, विषम युग्मजीय अवस्था में होने के कारण रहते हैं। यह प्रकार या तो उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाली ग्लोबिन की एक श्रृंखला अल्फा या बीटा का संश्लेषण दर में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। परिणामतः विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है तथा रक्त अल्पता मतलब कि एनीमिया हो जाता है, जो इस रोग का अभिलक्षण है। थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित होती है, अल्फा या बीटा, है ना। अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला प्रभावित होती है। अल्फा थैलेसीमिया रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम नंबर 16 पर 2 सन्निकट का मतलब है पास लग्न जीन HbA1 HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है तथा 4 विकल्पी एलील में से एक अधिक जीनों के उत्परिवर्तन या विलोपन हट जाने के कारण अभिलक्षित होता है। जितने अधिक जीन प्रभावित होंगे उतनी ही कम मात्रा में अल्फा ग्लोबिन संश्लेषित होगा, जबकि बीटा थैलेसीमिया प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 11 स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह रोग एक अथवा दोनों जीन के उत्परिवर्तन के कारण होता है। थैलेसीमिया विकार दत्र कोशिका अरक्तता सिकल सेल एनीमिया रोग से इस रूप में भिन्न है कि पहले वाला रोग परिमाणात्मक समस्या है जिसमें कि ग्लोबिन अणु अत्यल्प मात्रा में संश्लेषित होता है, जबकि दूसरा विकृत ग्लोबिन संश्लेषण का गुणात्मक है। तो गुणात्मक कौन है? दत्र कोशिका अरक्तता। क्लियर हो गया? ठीक है। आपको ना जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है जो कि ऑटोसोमल प्रभावी रोग है, तो उसमें इतना ही याद रखना है कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है? ऑटोसोमल प्रभावी डिसीज है। उसके क्वेश्चन आ जाएं तो बनना चाहिए, है ना। बाकी उसका डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो अपन को नहीं है जरूरत अभी पढ़ने की। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक, अगली जो क्लास होगी उसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपन उसमें गुणसूत्रीय विकार पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी हमारी ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।